ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे खास कार्यक्रम मंच का आयोजन हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को। अब मंच पर मौजूद है सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। तो इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम एक साल योगी सरकार कितनी असरदार आप देख रहे हैं, और दूसरा सेशन अब शुरू होने जा रहा है। और इस सेशन के जो खास मेहमान है वो इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। और बिना देर किए मैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से कहना चाहूंगी कि सर आप इस सत्र की शुरुआत करें और कार्यक्रम को शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाने वाला हूं जिसके संघर्ष को मैंने लगभग 25 साल देखा है। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते सिद्धार्थ भाई का यहां तक पहुंचना, सिद्धार्थनाथ सिंह जो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मिलवाने वाला हूं जिसके संघर्ष को मैंने लगभग 25 साल देखा है। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते सिद्धार्थ भाई का यहां तक पहुंचना, सिद्धार्थनाथ सिंह जो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और योगी सरकार के प्रवक्ता हैं, उनका यहां तक पहुंचना अपने आप में एक प्रेरणादायी मिसाल है कि राजनीति में अगर कोई संघर्ष करे, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आप मानेंगे इस बात को? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हम लोग ने दोनों ने संघर्ष किया है, यही मैं कह सकता हूं, क्योंकि 11 अशोका रोड के अंदर वाले कॉरिडोर में तो हम दोनों ही नहीं जाते थे, हम दोनों ही बाहर लटकते रहते थे। वहां से यहां तक कि आप आए हैं और हम आए हैं और दोनों बैठ के दर्शकों के बीच में अपने भावनाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां उसके बारे में चर्चा करने आए हैं। तो एक मैं कहूंगा एक सुखद आनंद है। मुझे भी बहुत सुखद आनंद आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा हॉल से कि प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें ज्यादा, और मोबाइल को या तो साइलेंट कर दें या वाइब्रेशन मोड पे रख लें। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला आपसे सवाल, 12 महीने, 1 साल होने वाला है, 1 साल में क्या कमाल? देखिए दीपक जी, चीजें तो बहुत हुई हैं। मैं कहीं ये कहूं कि कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग कोई काम करता है तो अपवाद भी होते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम चरमराई है, कानून का राज ही नहीं है। आज 3000 के ऊपर क्रिमिनल्स हैं और उसमें 2000 नामी क्रिमिनल्स हैं, वो जेल के अंदर हैं। 350 एनकाउंटर्स हुए, 40-45 लोग उसमें जो नामी हैं उन लोगों को उनको गोली भी लगी और मृत्यु भी हुई है। हमारे भी कुछ सैनिक बल के लोग हैं, पुलिस बल के लोग हैं, उनकी भी मौतें हुई हैं। अब इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना, ये कोई न्यूज का बड़ा या प्रिंट पेपर का या किसी का ये हेडलाइन नहीं बनती है, मगर एक छोटी सी अपवाद हो जाता है तो कहते हैं कि देखिए योगी जी कहते हैं अपराध मुक्त, मैं ये देखिए ये हो गया। मैं 3000 क्रिमिनल्स को यूपी के अंदर जो गुंडा राज चला रहे थे, अपराध राज चला रहे थे, वो आज अंदर हैं, लोग सांस ले रहे हैं। तो ये सब चीज मेरे को लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहीं दूसरी उपलब्धि कहूंगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज नकल की एक बड़ी भारी इंडस्ट्री चल रही थी, आज वो इंडस्ट्री 1 साल के अंदर बंद हो गई है। आज एजुकेशन हो गया, एग्जाम्स हो गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, किसी भी न्यूज चैनल ने या प्रिंट में वो फ्रंट पेज की न्यूज नहीं देखी या फोटोग्राफ नहीं देखी कि एक बच्चा खिड़की से कैसे लटका हुआ, दूसरा बच्चा उसके नीचे लटका हुआ, ऐसे करते हुए एक लाइन बनती थी, वो किसी ने देखी। ये बड़ी भारी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ, 4,25,000 करोड़ के आए हैं। 23 ऐसी बड़ी यूएस कंपनीज है वो आई हैं। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, जो संक्षिप्त में बोलूंगा, क्षेत्र बहुत लंबा है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं में आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को क्या बोलते थे? ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। मुझे बताइए, कोई 1 साल में कह सकता है कि यहां पे भ्रष्टाचार हुआ? सीएमओ को पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर करोड़ों चलते थे पैसे, और मैं जानता हूं होते थे। और मैं आपके चैनल में शायद मैं पहली दफे कह रहा हूं, मुझे भी ऑफर किया गया था। आपको रिश्वत ऑफर की? जी, मेरे पास भी आया था। मैं मान रहा हूं साहब, अब मेरे पास भी आया था। और आते कौन है? जो कि कुछ विधायक होते हैं, वो भी आते हैं। अब ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद हो गई है।
करप्शन हटाने का पूरा प्रयास हो रहा है योगी जी के नेतृत्व में। ये छोटी चीज नहीं है। 7,500 डॉक्टर्स नहीं थे, आज 1 साल के अंदर आउट ऑफ बॉक्स जाके 5,500 डॉक्टर्स को लेकर आए हैं हम लोग और उनको नीचे भेजा जा रहा है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लोग कहते हैं बिजली की, अरे बिजली की व्यवस्था आज पहले से बहुत सुधरी है। मैं एक छोटी सी और बात कहता हूं। नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। चूंकि आपने रिश्वत की बात की, रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। क्या आपने उस सामने वाले व्यक्ति की जिस जगह पे आपको जहां पर कंप्लेन करनी थी, संगठन में या फिर कहीं और, आप भले से पुलिस में ना करते, लेकिन आप संगठन में करते, आप बीजेपी में करते, आप संगठन महामंत्री को कहते, आप अध्यक्ष जी को कहते, क्या आपने वो काम किया? मैंने ये नहीं कहा कि हमारे विधायक ने, मैंने ये स्पष्ट ये नहीं कर रहा था। तो फिर जहां पे एफआईआर बनती थी, जहां पे करना था मैंने जरूर किया है और एक अच्छी चेतावनी के साथ। देखिए मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, एक सिस्टम चला आ रहा है। सिस्टम को सुधारने का एक तरीका है कि आप लोगों को मौका दो सुधरने का, परिवर्तन करने का। परिवर्तन तो हो गया, मगर व्यक्ति का, मनुष्य का भी परिवर्तन होना जरूरी है। खौफ से सरकारें नहीं चलती हैं और इसलिए खौफ पैदा करेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, मगर उनको सुधारे, उनको समय दीजिए और उसके बाद ना सुधरे तो फिर आप दंडित करिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं, एक नहीं है, कुछ सीनियर लीडर्स के ऊपर भी, या उस जिले के होंगे, किसी भी पार्टी के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई करी और कानूनी कार्रवाई हमने करी है। जितना मेरा विभाग है वो किया है और जो विभाग के अंदर भी लोगों ने घूस ली है उसको भी चिन्हित करते हुए उनके अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज किया, उनको सस्पेंड किया गया है। तो बहुत चीजें ऐसे की गई हैं जिससे उदाहरण और मिसाल भी बने। सिद्धार्थ जी, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपसे उसी हिसाब से सवाल करूंगा। मैं सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक लिमिटेड नहीं रहूंगा। सबसे पहली बात, 2 उपचुनाव होते हैं साल भर बाद और अनफॉर्चुनेटली या जो राजनीतिक समीकरण बने, आप उन दोनों में हारते हैं, आपको झटका लगता है। लेकिन मैं अलग बात बोल रहा हूं, इलाहाबाद के अंदर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट लीड लेता है। चुनाव आप हार जाते हैं फूलपुर का, लेकिन इलाहाबाद से लीड लेता है। ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मैं इसमें मानता हूं कि उसके अंदर जो नीचे का जो संगठनात्मक एक ढांचा था चुनाव के दौरान, उसको दुरुस्त रखा गया। उसमें विधायक के रूप में मैंने भी काम किया काफी, और मैं इतना ही कह सकता हूं। और इसीलिए मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण भी इस चुनाव के दृष्टि से उसके समीकरण या विश्लेषण में डालना चाहता हूं। एज ए सोफोलॉजिस्ट में बोलूं, देखिए, ये कहा जाता है सपा और बसपा दोनों साथ आ गए और उस एरिथमेटिक को गणित में करते हुए ये जीत गए चुनाव। मेरा जो क्षेत्र है उसके अंदर 4 लाख के वोटर्स हैं, तो 2.5 लाख वोटर्स खाली दलित और मुस्लिम्स हैं। मगर वहां पे हमारा कैंडिडेट मेरे विधानसभा शहर पश्चिमी में 20,000 के लगभग से जीतते हैं। वहां पे एक अतीक का भी फैक्टर है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। मगर जो 20,000 से जो लीड होती है, वो कहीं बीएसपी का वोट टोटल ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे हम लोगों को बहुत बड़ी हार होनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे नाम के या मेरी जो जाति का उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, वो तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो वहां पर बीएसपी का कहीं वोट ट्रांसफर हो जाता तो पूरा का पूरा वहां पे हम लोग हार जाते और बुरी तरह हारते, वर्स्ट सिचुएशन होती। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। देखिए, उनका एक फिक्स वोट है बीएसपी का, वो ट्रांसफर होता है, मगर बाकी जो वोट है वो आज भी बीजेपी के साथ वोटर्स कहते हैं। एक जाटव है, नॉन जाटव में बोलता हूं। अच्छा, जाटव और नॉन जाटव। सिद्धार्थ जी, मैं आगे बढ़ूं तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज पर आना चाहूंगा, जो 2 बातें सबसे पहले योगी सरकार के आने के बाद शुरू हुई थी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि योगी सरकार एक मजबूत सरकार है, बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई है, मजबूर सरकार नहीं है। और आपका प्रशासन, आपका शासन ये कम से कम इंडिकेट करता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 2 चीजें सबसे पहले शुरू हुई, अवैध बूचड़खाना और ऑपरेशन रोमियो। जी, अब वैसे मैं आपसे पूछूं, आप अंग्रेजी के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, रोमियो तो बड़ा अच्छा आदमी था, तो आपने ऑपरेशन रोमियो क्यों चला दिया? तो रोमियो जूलियट तो जूलियस सीजर आ जाता है, बट इसके अंदर एंटी रोमियो जो नाम था,
अब वो कैसे पड़ा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र में था। अब मैं भी संकल्प पत्र का जो 4 मेंबर की सदस्य टीम बनी थी उसका मैं भी एक सदस्य था, मगर लोगों को लगा कि ये एक वर्ड अच्छा है, तो बेसिक जो वर्ड था वो मंचला कहते हैं। हिंदी में मैं रखूं तो ये जो मंचले लोग हैं, जो कॉलेज के सामने बैठ जाते हैं या मार्केट में बैठ जाते हैं, चाहे वो सीटी मारे हैं या लड़की के पीछे चलते हैं, उनको रोकना था। तो एंटी मंचला के लिए मैं वो सूट नहीं कर रहा था। आप भी नहीं पकड़ते हो, आप भी बोलते हैं एंटी रोमियो अच्छा लगा वर्ड। तो मीडिया को हम लोग ने ध्यान में रखते हुए, रोमियो बेचारा बेकार में बदनाम हो गया। नहीं, मगर उसको जूलियट ढंग की मिली नहीं। वो ठीक जूलियट पकड़ता तो ठीक होता ना। अब वो चलती हुई किसी को जूलियट बनाना चाहता है तो वो सरकार को इतराज रहता है। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं, अवैध बूचड़खाना। इसको लेकर बहुत हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये समाज को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश थी? नहीं, मेरे को नहीं लगता। देखिए, कोई भी सरकार आए उसका दायित्व बनता है कि जो अवैध चीज है वो नहीं चलनी चाहिए, जब भी आप कानून का राज लेकर आते हैं। और मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं इसलिए और ज्यादा बोल सकता हूं कि जो अवैध बुचड़खाने चल रहे थे वहां पे इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं मेरठ का प्रभारी भी हूं। एक दफे मैं मलिन बस्ती के पास गया था मेरठ में, तो वहां पे मुस्लिम महिलाएं आई, बुर्का पहनी हुई थी, और ये वास्तविकता मैं बता रहा हूं। वो आके उन्होंने मुझे देखा तो आई और बाहर बोला कि भाई साहब, आप योगी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। तो मैं कहा जी क्यों? बोला ये बगल के अंदर रात में भैंसें कटती थी, इनका पूरा का पूरा खून नालियों में बहता था, हम लोग के बच्चे रह नहीं पाते, हम लोग को इतनी बदबू आती थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस में हम लोग रह रहे थे, बीमारियों का जड़ बन गया था। आज वो सब बंद हो गया। हमने ये नहीं कहा कि आप वैध काम मत करो। आज एक्सपोर्ट हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश जब भी नंबर 1 है एक्सपोर्ट में। तो जितने भी वैध बुचड़खाने आप काम करिए, और जो आपने लाइसेंस नहीं लिया था, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2 मानक हैं, उन दोनों के मानकों को आप फॉलो करिए। अपने जिसको सील किया था उसको डीसील करवाइए और उसको फिर फॉलो करने लगे। मगर कानून की तरह चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी का, उसके आधार पर आपको अपने बुचड़खानों को चलाना पड़ेगा। इतना ही हम लोग ने आग्रह किया। अगर मैं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करूं तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हेल्थ स्कीम लॉन्च की है जिसमें 5 लाख का बीमा, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है, बीपीएल के लिए भी है, एपीएल के लिए भी है, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है। उसमें 50 करोड़ लोग लगभग लाभान्वित होंगे, ऐसा अनुमान है। जी। आप उस स्कीम को कब तक रोल आउट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, रोल आउट तो हम लोगों को तो वो डेडलाइन है और 15 अगस्त की तैयारी करनी है। मगर उत्तर प्रदेश सरकार, इसके पहले एक आरएसबीवाई होती थी, तो आरएसबीवाई पिछले 2.5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना न कहते हुए समाजवादी स्वास्थ्य डालना चाहती थी। तो केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तो वो स्वाभाविक है कि वो अलाउ नहीं हो रहा था, तो इसी में अटका रहा। लोग जो लाभार्थी थे उन लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। हमने निर्णय किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे, तो अक्टूबर के महीने में पिछले साल हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोगों ने 1200 ऐसे प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल चिन्हित कर लिए थे, वो रजिस्टर कर लिए थे। हम लोग ने लाभार्थियों की संख्या भी 7 करोड़ कर ली थी, उसको भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया था 2011 के सेंसस के आधार पर। फिर उसके बाद हम लोग ने टेंडर भी कर दिया था, जो कि इंश्योरेंस कंपनी कौन सी आएगी, ये सब चीज हमारी प्रक्रिया हो चुकी है। मगर आईटी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पीआईएल का एक दौर चलता है, किसी ने पीआईएल लगा दी तो उसमें हम लोग कोर्ट में चले गए, जब तक कि मोदी जी मोदी केयर लेकर आ गए। तो अब इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से तैयार हैं, जो भी उसके अंदर ट्वीकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, वो योजना के तहत उसको हम लोग कर देंगे। मेरे ख्याल से मुझे कहीं कहा जाए, अब मैं एक हाइपोथेटिकल कह रहा हूं कि मुझे कहीं कहा जाए कि सिद्धार्थ जी आप लॉन्च करना चाहते हैं, इसको कब तक ही करेंगे, तो मैं कहूंगा मैं अगले महीने तैयार हूं। आप अगले महीने तैयार हैं, बहुत खूब आपकी तैयारी है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, सरकार के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपी का अपना एक कल्चर है और उस कल्चर को आप एक दिन में बदल दे संभव नहीं होता है।
और वो कल्चर कई तरह का कल्चर है। एक का जिक्र कर लिया आपने, रिश्वतबाजी और तबादले के अंदर इंडस्ट्री चलाना। आपको उन अधिकारियों को हैंडल करने में कितना वक्त लगा जो अधिकारी टोटली पॉलिटिकल हो गए थे और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ चुके थे? देखिए, मेरे को जो सीनियर अधिकारीज हैं और अब मैं मध्यम वर्ग भी अधिकारीज की बात करूंगा, उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जो सीनियर अधिकारी थे उन लोगों के अंदर एक नया, मैंने जब हम लोग की सरकार आई तो खुद आते थे, बोलते ये उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश कैडर्स के हैं, उन लोगों ने कहा, चाहे आईपीएस हो आईएएस हो, सभी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और उनको योगी जी के नेतृत्व पे बड़ा विश्वास, क्योंकि योगी जी जो है वो 24/7 करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सभी जानते हैं, कोई डाउट नहीं है, फिर उनके इंटेंशंस पे नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। तो इन सब चीजों को लेते हुए एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा विश्वास, तो वहां पे मेरे को लगा कि यहां से काम हो सकता है और वो हो रहा है। जो कठिनाई हमारी आई है वो नीचे स्तर पे आई है। नीचे स्तर में थोड़ा सुधार होने में टाइम लग रहा है और मुझे ये लगता है कि धीमे धीमे वहां भी सुधार होना शुरू हो रहा है। और जो कठिनाई हमारी आई है वो नीचे स्तर पे आई है। नीचे स्तर में थोड़ा सुधार होने में टाइम लग रहा है और मुझे ये लगता है कि धीमे धीमे वहां भी सुधार होना शुरू हो रहा है। और आने वाले हो सकता है आने वाले 6-8 महीने में वहां पे काफी सुधार दिखेगा। और हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ई ऑफिस कर रहे हैं, पेपरलेस करते जा रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत चीजें अपने आप सुधार की तरफ चली जाती हैं। सुधार की तरफ चली जाती हैं, लेकिन यही चीजें टेक्नोलॉजी कभी कभी अड़चन बन जाती है, क्योंकि लोग इससे यूज टू नहीं होते हैं और यूज टू होने में काफी वक्त लगता है। ये व्यवहारिक दिक्कतें मैंने देखी हैं। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हुए जिन दो चीजों को लेकर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि कासगंज जैसी घटना योगी सरकार के रहते कैसे हो सकती है, या जो कुछ हुआ अलग अलग छिटपुट में, कभी काउ स्लॉटर को लेके, कभी और विषय को, कभी किसी और विषय को, ये जो माहौल बना है यूपी के अंदर, ये क्यों बना है? लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के मैं सीधे पूछता हूं, आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। और सांप्रदायिक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन होती है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल में उस प्रकार से कुछ हुआ है। मैंने काशगंज का दिया, मैं काशगंज का देता हूं। काशगंज का देखिए, वहां पर 1-2 ग्रुप्स के बीच में एक विवाद आ गया। कोई इंटेंशनली कुछ नहीं हुआ था। एक जा रहे थे, तिरंगा यात्रा निकल रही थी। अब तिरंगा यात्रा निकले, उसमें किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। तो इसमें तो 15 अगस्त से कोई भी निकाले, सभी निकाल सकते हैं। तो तिरंगा यात्रा थी, वो दूसरे लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे थे, मगर दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, उसके ऊपर चीजें फैलती हैं। उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कल्चर रहा है और कैरेक्टर रहा है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने परिवर्तन की बात करी, वो एक हॉटबेड है। पिछले 15-20 सालों में वहां पे जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया है, राजनीतिक फायदे को देखते हुए तनाव पैदा किया है, वहां पे पुलिस की तक की पोस्टिंग्स, अधिकारियों की पोस्टिंग जाति और धर्म के आधार पर करी गई, जिसकी भी सत्ता आई है। वो सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं एक वहां पे एक इकोसिस्टम बनाने को। तो वो उस कारण ये ऐसा डेवलप हुआ, मगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी जहां पे करनी चाहिए थी और उस पे कंट्रोल किया। मैं फिर बताता हूं, जैसे मीडिया में भी चल रहा था, शाम को मैंने स्वयं पुलिस से जब बात करी, क्योंकि प्रवक्ता हो तो बात करना आवश्यक था, उन्होंने कहा सर जो ठेला पड़ा हुआ है एक शहर के बाहर है या शहर में घुसते हुए, उसमें किसी ने गुट्टी पे आग लगा दी। अब वो फोटो तो बन जाती है, अब वो फोटो दिखा रहे हैं कि आग लग गई है, हर जगह चल रहा है तो सांप्रदायिकता हो रही है। ऐसे 3-4 जगह लगा दी, तो वो पर लगा के ऐसे बड़े माहौल खराब है। मगर वो टोटल कंट्रोल में था उस समय, मगर टेंशन जरूर रहा है, क्योंकि ये चीजें जब टेलीविजन पे चलती है, लोगों के बयानबाजी आते हैं, दोनों तरफ से आते हैं, तो टेंशन पैदा होता है। टेंशन जरूर रहा, मगर वो कंट्रोल कर लिया गया। कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक लाइन यूज की इस जवाब में सिद्धार्थ जी, वो ये थी कि
कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वेस्टर्न यूपी की भी शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो ये कौन लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये टेंशन खड़ी करके रखे? देखिए, मुझे कोई परहेज नहीं है स्पष्ट बोलने में। मैं आपको उदाहरण के साथ बोलता हूं। समाजवादी पार्टी पिछली सरकार रही है। अब आप बताइए, जब थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं और ये कहा जाता है ये इस विशेष धर्म का है या इस विशेष जाति का है, अब एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, तो क्या मतलब होता है? सांप्रदायिकता हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर आप जितने एसडीएम्स हैं उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं, आप भर्ती कर रहे हैं, पुलिस की एक प्रक्रिया कर रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ही गया, उसमें चैलेंज हुआ, 30 या 32 हजार थे। ये सब जाति के आधार पर आप कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग को आपने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि एक जाति का है तो आपकी वहां पे नियुक्तियां हो रही हैं। उस पर अब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है। कोर्ट ने उसका निर्णय भी कर दिया, हाई कोर्ट ने, कि सीबीआई उसकी इंक्वायरी करेगी, अधिकारियों से करेगी। तो ये जितना आप एक जो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देंगे, उसको डिमोलिश कर देंगे। इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पुलिस का रहा हो, कहीं भी इंस्टीट्यूशन रन ना रहा हो, और उसको आप कास्टिस्ट बना देंगे, जाति के आधार पे या धर्म के आधार में बना देंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो तनाव है ये पैदा होना शुरू हो चुका था या एक तरह से पनप चुका था। उसको भी खत्म करने में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति समाजवादी पार्टी ने भी करी है? पूरी की पूरी करी। आप लोग तो मीडिया में कवर करते हैं, आपने देखा है। आज उसके अंदर जो परिवर्तन लेकर ये सरकार, योगी जी की सरकार आ रही है, वो बहुत बड़ा है। इसमें एक मेहनत भी हो रही है और एक बहुत अच्छी नीति और नियत के साथ उसमें काम भी हो रहा है। सिद्धार्थ जी, अगर मैं सरकार के प्रयासों की बात करूं तो सरकार का सर्वप्रथम प्रयास ये है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, सिस्टम पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और चीजों को जनता के सामने रखा जाए। लेकिन आपके अपोजिशन पार्टी जो आप पर आरोप लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि 1 साल में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ भाषणबाजी हुई। देखिए, विपक्ष का काम है, उनका है भाषण पर शासन। देखिए, अब स्लोगन्स तो अच्छे बनते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष का काम भी होता है कि सरकार को घेरो, मगर तर्क हो तो घेरो, मगर वो बिना तर्क के हम लोग को घेरने का प्रयास करते हैं। इसीलिए असेंबली के अंदर भी वो शोर शराबा के अलावा कुछ कर नहीं पाते। हमारी नीति गलत है, मैं ये कह सकता हूं। हाउस चलता है, हाउस तो पहले चलता नहीं था उत्तर प्रदेश में, हाउस चलता है। आप क्यों नहीं हमें घेरते हैं? हम तो ओपन चैलेंज देते हैं, आप हमें घेर लीजिए। आप वहां पे जाके वेल पे चले जाते हैं, डिबेट होने नहीं देते। आप ये बताइए कि हमारे नीतियां ये गलत हैं, वो आप बोलते नहीं है क्योंकि आपके पास वो तर्क नहीं है। तो जहां तक कि जनता है, अब वो कहना चाहते हैं कि जैसे किसानों पे मैं उदाहरण देता हूं, वो कहते हैं किसानों के साथ आप छल कर रहे हैं। अरे 36,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ कर दिया क्योंकि आपकी सरकार में उनके ऊपर ऋण चढ़ा था। तो आपको जवाब देना चाहिए कि हमें क्यों करना पड़ा, आपने पैदा क्यों किया। वो कहते हैं, मैं उदाहरण फिर देता हूं, वो कहते हैं जी आपने 60 या 70% सड़कें गड्ढा मुक्त की हैं। अरे हमने 70% की तो है, आपने तो वो भी नहीं किया था। 70% आप कबूल तो रहो कि आपने नहीं किया था। तो ये तर्क जो है उनका बेतर्क हो जाता है। फिर वो मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश सरकार में हो या कहीं भी हो, मैं आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। फिर राजीव गांधी जी आए, मैं सबका सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 10 पैसा गरीब की जेब में जाता है। आपने कह तो दिया, मगर आप लोगों ने उसके बाद क्या किया ये बताना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया। अरे गरीब के जेब में 10 पैसा जाता है तो आपने इसको इंश्योर किया कि गरीब जो है उसके भी बैंक अकाउंट खुलने चाहिए जिससे डीबीटी हो सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसको मिल सके। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया। तो हमारी जो नीति और नीयत है वो उस दिशा में है कि गरीब जो है उसको लाभ मिलना चाहिए। कि पैसा वहां से चलता है तो डीबीटी के माध्यम से आज 35 करोड़ के ऊपर गरीबों के अकाउंट खुल चुके हैं। ये कम उपलब्धि नहीं है। हमने मानक बनाए हैं
कि ये मानक है, हम इस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आप क्रिटिसाइज करो जी आपने ये मानक बनाया था, आप पूरा नहीं कर पाए, मगर हमने प्रयास तो किया, आप तो वो भी नहीं कर रहे थे। इसमें हमारे और विपक्ष में ये अंतर है। चलिए, ईमानदार प्रयास है, ये आपका दावा है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति से भी बहुत जुड़े रहे हैं और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको ज्यादा जानता था। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है, आप रहे हैं यहां पर, लेकिन आप आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी भी रहे। अब टीडीपी सरकार से बाहर हो गई है। आपको लगता है कि एनडीए के सामने चुनौतियां हैं 2019 के लिए और आपके सामने चुनौतियां हैं 2019 के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि मैं आंध्र का प्रभारी था, ये एक महसूस होता था कि चुनाव आते आते ये लोकल जो पॉलिटिक्स है आंध्रा की, वो मजबूर करेगी टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू जी को, कि आप अलग हो। और इसलिए वो एक रास्ता भी ढूंढते रहते थे क्रिटिसाइज करने का। जहां तक कि केंद्र सरकार के जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो पैकेजेस, इकोनॉमिक पैकेजेस देने थे, उसको वर्सेस मैं कहूं स्पेशल स्टेटस, वो आंध्र प्रदेश को ज्यादा दिए गए हैं। मगर उसकी जब राजनीति भी हुई तो उसको हम लोग ने काउंटर भी बहुत अच्छा किया था, वो सब शांत हो गए थे। मगर लोकल पॉलिटिक्स ने मजबूर किया है, वो बाहर जा रहे हैं। मगर आंध्र प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने जो आंध्र प्रदेश के साथ जिस प्रकार से विकास के लिए जो पैसे दिए हैं, वो सही माने में केंद्र से चले हैं। जहां पे यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ये अब देखिएगा आने वाले 6 महीने में बहुत चीजें सामने आएंगी कि टीडीपी सरकार ने कहां कहां उसको यूटिलाइज ठीक से नहीं किया है। ये खुलासे होंगे, ये एक डिबेट का पॉइंट बनेगा। मगर जो वाईएसआर है कि पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे टीडीपी हो, मैं एक बात कह के खत्म करूंगा कि आप लोगों ने 14th फाइनेंस कमीशन के सिग्नेटरीज हैं, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम का है। उसके अंदर बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14th फाइनेंस कमीशन में जो डेवल्यूशन ऑफ मनी होएगा, वो अब फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में स्टेट को ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अब कह रहा है, क्योंकि पास हुआ है पार्लियामेंट में। अब जब वो कह रहा है कि और आप सिग्नेटरी हैं, ये सब पार्टी सिग्नेटरी हैं, आज आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि स्पेशल स्टेटस दो और कहीं आप मांगते हो तो फिर वापस जाओ और कहो कि 14th फाइनेंस कमीशन को फिर अमेंड किया जाए और डेवल्यूशन जो है, स्टेट्स को जो पैसे ज्यादा धनराशि जा रही है, वो वापस किया जाए, पुराने सिस्टम में जाए और फिर स्पेशल स्टेटस की मांग करें। उन लोगों के अंदर ये हिम्मत है तो उनको करना चाहिए, कहीं हिम्मत नहीं है तो जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। चलिए, राष्ट्रीय राजनीति पे हम इसको खत्म करते हैं। सिद्धार्थ भाई, बातें करना चाहे तो मुझे पता है आप और मैं बैठ के 24 घंटे बातें कर सकते हैं, सवाल भी इतने निकल आएंगे और जवाब देने में आप बहुत वाकपटू भी हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनता से सबसे सवाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन रेडी है। शीरीन को मैं